हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन जो कि नवंबर की है उसको कंप्लीट करा रहे हैं। और इस कड़ी में पॉलिटी की सारी टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुकी है। और नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक्स की चल रही है, जिसके अभी फर्स्ट टॉपिक हो चुका है और इस वीडियो में सेकेंड टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड टॉपिक क्या है। हमारा जो पहला टॉपिक था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो था प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित, जिसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा विनिमय दर और ग्रीष्म का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुद्रा विनिमय दर और ग्रीष्म का नियम ये चर्चा में क्यों है? तो क्या हुआ है कि श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा श्रीलंकाई जो रुपये है और अमेरिका के जो डॉलर है उनके बीच में एक स्थिर विनिमय दर को लागू करने के निर्णय को देश के हालिया आर्थिक संकट के प्रमुख कारणों में से एक माना गया है। ग्रीष्म का नियम किसी भी अर्थव्यवस्था में इसी परिस्थिति की व्याख्या करता है। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं कि स्थिर विनिमय दर होता क्या है। स्थिर विनिमय दर जो होती है, जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, ये एक निश्चित विनिमय दर होती है जिसे अधिकलित विनिमय दर भी यानी पेगेड चेंज रेट भी कहा जाता है। इसे आंकी गई विनिमय दर भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी सरकार या केंद्र बैंक के द्वारा लागू एक व्यवस्था है जो देश की आधिकारिक मुद्रा यानी जो भी इस देश का मेन है, जैसे अमेरिका का डॉलर, इंडिया का रुपीज़ है, दर को दूसरे देश के मुद्रा या सोने की कीमत से जोड़ती है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली का उद्देश्य जो होता है मुद्रा के मूल्य को संकीर्ण दायरे में रखना होता है, यानी व्यापकता नहीं होती है इसमें, फिक्स्ड होती है इसलिए। और जनरली जो देश हैं वो अमेरिकी डॉलर्स के साथ ही फिक्स एक्सचेंज रेट को लागू करते हैं। आइए देखते हैं कि ग्रेश का नियम क्या होता है। इस नियम का जो प्रतिपादन है वो अंग्रेज़ फाइनेंसर थॉमस ग्रेशम ने किया था। तो ग्रेशम के नियम इस सिद्धांत को संदर्भित करता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को जो चलन से बाहर कर देती है। दूसरा पॉइंट है कि यह नियम जो है तब लागू होता है जब सरकार के द्वारा एक निश्चित अनुपात पर दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर तय की जाती है, जो बाजार विनिमय दर से भिन्न होती है, दो भिन्न गवर्नमेंटों के बीच होता है। तो यहाँ बुरी मुद्रा का अर्थ क्या है? तो बुरी मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर या उससे कम होता है। अच्छी मुद्रा में उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य की संभावना होती है। तो ये है बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा का मायने। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक उच्च अंकित मूल्य के साथ और दूसरा कम अंकित मूल्य के साथ दो प्रकार की जो मुद्राएं प्रचलन में हैं, तो लोग क्या करेंगे? तो वो अधिक मूल्यवान मुद्रा को जमा करेंगे और कम मूल्यवान मुद्रा को व्यय करेंगे यानी खर्च करेंगे। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कम मूल्यवान मुद्रा जो है वो बाजार पर हावी हो जाएगी, जबकि अधिक मूल्यवान जो मुद्रा है वो प्रचलन से गायब भी हो जाएगी, क्योंकि आप उसको जमा कर रहे हो। और ये न केवल कागजी मुद्राओं पर बल्कि कमोडिटी मुद्राओं और अन्य जो वस्तुएं हैं उस पर भी लागू होता है, जैसे सोना और अन्य जो मूल्यवान वस्तुएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रेशम के नियम के क्रियान्वयन के जो उदाहरण हैं वो क्या हैं। तो पहला ये है कि ग्रेशम का जो नियम है श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान तब महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया जब देश के सेंट्रल बैंक द्वारा श्रीलंकाई रुपीज़ और अमेरिकन जो डॉलर है उनके बीच एक स्थिर विनिमय दर का निर्धारण किया गया। उसके बाद क्या हुआ? एक अनौपचारिक बाजार द्वारा से पता चलता है कि अमेरिकी डॉलर का जो मूल्य है वो बहुत अधिक है। उसके बावजूद सरकार ने एक अमेरिकी डॉलर के लिए 200 श्रीलंकाई रुपए की स्थिर दर पर जोर दिया। और अभी हम अमेरिकी डॉलर के हिसाब से जो इंडिया का रुपये है वो 83.16 है। तो इस हिसाब से हमारा रुपया काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। पर ये स्थिर मूल्य पे बात हो रही है तो यहाँ पे डिफरेंट केस हो जाता है। तो $1 की जगह जब 200 श्रीलंकाई रुपीज़ को स्थिर दर पे किया गया, तो उसके कारण क्या हुआ कि श्रीलंकाई रुपये को वास्तव में उसके अधिक मूल्यवान, मतलब कि डॉलर से अधिक मूल्यवान माने जाने लगा। बाज़ार दरों के अनुसार कम मूल्यवान डॉलर को माना जाने लगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये स्थिर जो मूल्य है उसके आधार पर यहाँ पे मूल्यांकन किया जा रहा है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि श्रीलंकाई जो रुपीज़ है उसको ज़्यादा वैल्यू मिलने लगी अपार्ट फ्रॉम अमेरिकन डॉलर। तो उससे ये हुआ कि आधिकारिक विदेशी मुद्रा बाज़ार में कम अमेरिकी डॉलर उपलब्ध थे और व्यक्तियों ने आधिकारिक लेन देन में उनका उपयोग करने से बचना शुरू कर दिया। तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को कैसे साइडलाइन कर देती है। ग्रेशम के नियम की विषमता क्या है कि ग्रेशम के नियम के विपरीत थियरस का नियम एक ऐसी घटना पर प्रकाश डालता है जहाँ अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है।
तो यहाँ अच्छी मुद्रा से संबंध है आपका डॉलर से और बुरी मुद्रा श्रीलंकाई। तो मुक्त विनिमय दर के माहौल में लोग उच्च गुणवत्ता वाली जो मुद्राओं को पसंद करते हैं और जिन्हें वे निम्नतर मानते हैं उन्हें मुद्राओं को धीरे धीरे वो त्याग देते हैं। इसी आधार पर जो श्रीलंकाई रुपीज़ है उसको वास्तव में उसके अधिक मूल्यवान माने जाने लगा था और अमेरिकन डॉलर जो है उसको बाजार दरों के अनुसार कम मूल्यवान किया गया था। तो यहाँ मैंने पहले ही ऊपर बता रखा है कि स्थिर विनिमय दर क्या होता है। तो ये दो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंकों के बीच एक लागू व्यवस्था होती है जिसका उद्देश्य होता है मुद्रा के मूल्य को एक संकीर्ण दायरे में रखना। चलिए देखते हैं कि स्थिर विनिमय जो दर है उसका इतिहास क्या रहा है। तो 1944 में एक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की गई जो स्थिर विनिमय दरों की विशेषता थी। तो ये क्या हुआ था कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो देश थे अपनी मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से जोड़ने पर सहमत हुए, जिससे 35 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस की निश्चित दर पर सोने में परिवर्तित किया जा सकता था। तो इन्होंने सोना का मूल्य 35 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के हिसाब से रखा, निश्चित किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि स्थिरता को बढ़ावा देना और मुद्राओं के जो प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन को रोकना, जिससे महामंदी एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो आर्थिक अस्थिरता में योगदान दिया था तो वैसी घटनाएं वापस ना हो पाए। तो लेकिन इसके पतन का क्या कारण बनी है? तो पहला कारण ये रहा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में स्थापित जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली का पतन निरंतर व्यापार असंतुलन, मुद्रास्फीति, स्पेक्यूलेटिव अटैक्स यानी किसी देश की मुद्रा की बड़े पैमाने पर अचानक बिक्री, विनिमय दर समायोजन की कमी, घटते अमेरिकी सोने के भंडार के कारण ये पतन होने के कगार पे पहुंची। दूसरा कारण रहा कि 1971 में निक्सन शॉक, जिसमें अमेरिकी डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को निलंबित करना शामिल था। इन्होंने इस प्रणाली के पतन को चिन्हित किया। और तीसरा ये रहा प्रमुख मुद्राओं को परिवर्तनीय विनिमय दरों यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे आर्थिक जो स्थितियाँ थी उसके जवाब में लचीलेपन की अनुमति मिली, यानी स्थिरता तो बनी नहीं रही, चली गई। अगला पॉइंट है कि स्थिर विनिमय दरों का लाभ और हानि क्या है। तो लाभ क्या है कि पहला तो यह है कि मूल्य स्थिरता। स्थिर विनिमय दर मूल्य स्थिरता प्रदान कर सकती है। यह स्थिरता उच्च मुद्रास्फीति दर या अस्थिर जो मुद्रा वाले देशों के लिए एक विशेष रूप से लाभदायक होती है। दूसरा है कि कम लेन देन लागत। तो एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे व्यवसायों को मुद्रा संबंधित लेन देन लागतों जैसे मुद्रा रूपांतरण शुल्क और विनिमय दर जोखिम प्रबंधन खर्चों का कम सामना करना पड़ता है। और तीसरा है निवेशक का विश्वास। तो निश्चित विनिमय दरें निवेशकों का विश्वास बढ़ा सकती हैं। स्थिर मुद्रा वाले जो देश होते हैं उनमें निवेशकों द्वारा जो पूंजी लगाने की अधिक संभावना होती है, जिससे पूंजी की लागत कम हो जाती है और संभावित रूप से आर्थिक विकास में तेज़ी आती है। ये एफडीआई वगैरह संबंधित हैं और बाहर के जो लोग पैसे लगाते हैं आपके देश में। और हानि क्या है? तो पहला है कि मौद्रिक नीति की स्वायत्तता की हानि है। तो इसमें क्या होता है? तो एक महत्वपूर्ण कमी ये है इसमें कि इसको अपनाने वाले जो देश हैं वो अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण छोड़ देते हैं। अधिकलित विनिमय दर को बनाए रखने यानी कि स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए उन्हें एक एंकर मुद्रा की नीति के अनुसार ब्याज दरों और धन आपूर्ति को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, जो उनकी घरेलू आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती। अगला है संभावित हमले। तो निश्चित विनिमय दर प्रणाली सट्टा हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकती है। यदि निवेशकों को लगता है कि किसी देश की मुद्रा का मूल्य अधिक है तो वे बड़े पैमाने पर सेल ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि केंद्रीय बैंक को जो स्थिर विनिमय दर है बनाए रखने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को समाप्त करने हेतु मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करना है। बाहरी निर्भरता। निश्चित विनिमय दर प्रणाली किसी देश के भविष्य को एंकर मुद्रा जारीकर्ता की स्थिरता और नीतियों से जोड़ती है। यदि एंकर मुद्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो इसका असर जो है संबंधी देश के विनिमय दर पर भी पड़ सकता है। स्थिर विनिमय दरों के विकल्प क्या क्या हैं? तो पहला है फ्लोटिंग विनिमय दर। तो इसे लचीले विनिमय के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, जहाँ मुद्रा का मूल्य विदेशी जो मुद्रा है बाज़ार में आपूर्ति और मांग से निर्धारित होती है। इस प्रणाली में क्या होता है कि विनिमय दर में लगातार उतार चढ़ाव हो सकता है और आधिकारिक तौर पर यह किसी अन्य मुद्रा या वस्तु से जुड़ी या तय नहीं की जा सकती।
फ्लोटिंग विनिमय दरें जो हैं वो मुद्राओं को आर्थिक स्थितियों में व्यापार असंतुलन और बाजार की ताकतों के लिए स्वतंत्र रूप से समायोजित करने की अनुमति देती है, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अगला है प्रबंधित फ्लोट। मैनेज फ्लोट क्या होता है कि प्रबंधित फ्लोटिंग जो विनिमय दर है वो जिस डर्टी फ्लोट मतलब इसे डर्टी फ्लोट भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि क्योंकि ये एक ऐसी प्रणाली है जहाँ पे किसी देश का केंद्रीय बैंक या जो गवर्नमेंट है वो अपनी मुद्राओं के मूल्य को प्रभावित करने के लिए कभी कभी जो विदेशी मुद्रा बाजार है उसमें हस्तक्षेप करती है। जबकि विनिमय दर में कुछ हद तक परिवर्तन संभव है, आधिकारिक कुछ आर्थिक लक्ष्यों के जवाब में इसके मूल्य को स्थिर करने या प्रबंधित करने या अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए अपनी मुद्रा को खरीद या बेच सकते हैं, जैसे कि भारत और चीन करते हैं। तो इससे जुड़ी जो संभावित प्रश्न है वो है विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा हेरफेर की हालिया घटनाएं भारत के व्यापक आर्थिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करेंगी। आई होप कि आप सभी को ये आर्टिकल पसंद आया होगा। तो प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।